प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। हम क्लास 11th के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट एकेडमी के माध्यम से आर्टिकल पढ़ा रहे हैं। ग्रामर का ये चैप्टर आर्टिकल आप अच्छी तरह जानते होंगे। हम लोग इस पर पिछले लेक्चर में कुछ नियम पढ़े हुए थे, कुछ रूल्स हमने पढ़ा हुआ था। उस रूल्स में हमने देखा था कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, डिफिनाइट और इनडिफिनाइट आर्टिकल। डिफिनाइट आर्टिकल में द हमारा आता है और इनडिफिनाइट आर्टिकल में ए और एन आता है। तो बच्चे, हम लोगों ने कल द से रिलेटेड कुछ नियम देखे थे। आगे आज हम उन नियम को कंटिन्यू करते हैं। हमने कल लास्ट जो नियम लिया था, रूल लिया था, उसमें हम देख रहे थे बच्चे कि द का प्रयोग हमेशा नाउन ऑफ नाउन के पहले करते हैं। कल ये हमारा लास्ट रूल था। तो बच्चे, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं रूल। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है बच्चे कि कोई भी सरनेम जो होता है, सरनेम आप जानते होंगे, जैसे मेरा नाम अंकित मिश्रा है, तो मिश्रा क्या है, मेरा सरनेम है। इसको जब हम होल बना लेते हैं, एक होल मतलब एक संपूर्णता बना लेते हैं, एक पूर्ण बना लेते हैं, तो क्या होता है बच्चे, ये सरनेम एक फैमिली की तरह काम करता है, या कोई भी सरनेम इसी तरह काम करता है। जैसे आप देखे होंगे कि शादियों में जब गाड़ियों की कतारें खड़ी होती हैं तो हर गाड़ी में लिखा होता है पांडे परिवार, मिश्रा परिवार या समथिंग इसी तरह से। तो हमारा जो अगला रूल है बच्चे वो यही है कि सरनेम के पहले, सरनेम ध्यान रखिएगा, द सरनेम, द सरनेम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी होल फैमिली को, होल फैमिली, जब कभी हम होल फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे किसी सरनेम से, तो उसके पहले बच्चे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि द पांडेज, द पांडेज सॉरी बच्चे, द पांडेज, इसमें हम बात क्या करेंगे कि द पांडेज का मतलब क्या हो गया कि द पांडेज में कौन कौन आ जाता है। एक तो मिस्टर पांडे जी भैया आ गए, मिस्टर पांडे जी। अब मिस्टर पांडे जी आ गए तो अब इनकी पत्नी अकेले कैसे रह सकती हैं, वो भी क्या हुई, वो भी भागती दौड़ती चली आई। मतलब आप सिर्फ समझ लीजिए कि इनकी वाइफ वो चली आई, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई इन पर कि भगवान ने इनको 2 लाल बाल दे दिए, तो इनके दोनों बच्चे भी आ गए। अब मिस्टर पांडे जी, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, तो ये क्या हो गए, द पांडेज हो गए। ये सब पांडे जी के परिवार के हैं, इसलिए ये पांडेज हो गए। तो यहाँ इसके पहले हम बच्चे द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि द माथुर्स bought a new car, the माथुर्स bought a new car। इसका मतलब क्या हुआ कि माथुर ने सपरिवार मिलकर एक क्या लिया, कार लिया। मतलब माथुर के परिवार में आज एक नई कार आ गई भैया, माथुर साहब ने एक कार खरीदी। तो यहाँ चूंकि माथुर के पूरे परिवार की बात हो रही है, वी आर इंडिकेटिंग द होल फैमिली ऑफ माथुर्स, सो वी कैन यूज द हेयर। ओके, तो ये हमारा एक द का यूज था, रूल था। अगला रूल जो है बच्चे, अगला रूल है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप देखते होंगे प्रोग्राम में, आपके घर प्रोग्राम होता होगा तो वहां पर कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं।
जैसे आपने देखा होगा फ्लूट, तबला। तो बच्चे आपका नेक्स्ट जो है रूल वो ये है कि दा का इस्तेमाल हम करते हैं हमेशा इंस्ट्रूमेंट के पहले। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लूट है, आपको पता है, वायलिन है, आपको अच्छी तरह पता है, गिटार है, भली भांति आपको पता है, तबला है, हारमोनियम है, सिंथेसाइजर है। कुछ भी बच्चे जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, याद रखना है कि इन सभी के पहले हमें दा का प्रयोग करना है। ठीक? इज दैट क्लियर? आर यू ऑल गेटिंग मी? इफ यस, देन मेक योर कॉन्फिडेंस लेवल विद मी, नथिंग एल्स। तो बच्चे यहाँ पर हमने एक चीज देखा, सॉरी हमने थोड़ा जल्दी मिटा दिया, लेकिन आप नोट करते चलें। यहाँ हमने आपको बताया किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड हमें एक प्रॉब्लम, जैसा आपको पता है कि हम हर रूल के बाद एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, तो आप वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखिएगा। जैसे लिखा गया है, हरि प्रसाद चौरसिया is playing flute। बच्चे यहाँ आपको देखना है क्या इसमें कुछ गलत है। हाँ, गलत ये है कि अगर आपने रूल पढ़ लिया है कि हमें हमेशा दा का प्रयोग किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शब्द है फ्लूट, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर हरि प्रसाद चौरसिया जी जो कि फ्लूट बजाने के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने ये फ्लूट बजा रहे हैं। तो क्या ये फ्लूट के पहले हमें दा लगाना चाहिए? बिल्कुल, अगर दा लगाना चाहिए तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पार्ट में हमारे मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चे? यहाँ पर दा होना चाहिए, और अब ये सही होगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी। तो इसी तरह का आपको हर जगह बच्चे हर एग्जाम में मिलता है, आपके एग्जाम में भी इसी तरह आता है। ये हम जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं आपको, ये आपको हर जगह काम देगा। जाहिर सी बात है बच्चे कि सभी बच्चे चाहे 12th पास आउट हो, चाहे हाई स्कूल के बाद जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, तो वो 12th पास आउट होने के बाद वो जो एग्ज़ाम्स देंगे वो किसी नौकरी के लिए ही देंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि कोई ना कोई नौकरी जो भी आप लेना चाहेंगे, उस नौकरी में इंग्लिश की एक बड़ी महत्ता आपको दिखेगी। तो अगला जो है बेटा रूल हमारा क्या है? अगला रूल ये है कि हम दा का प्रयोग और किन महत्वपूर्ण स्थानों पर करते हैं। तो स्क्रिप्चर की बात यहाँ पर की जाती है। स्क्रिप्चर क्या है? स्क्रिप्चर आपको पता होगा, जैसे रामायण है, कुरान है, जैसे रामायण है, बाइबल है, कुरान शरीफ है। स्क्रिप्चर का मतलब आप कह सकते हो बच्चे हॉली बुक। हॉली बुक, तो स्क्रिप्चर का मतलब हॉली बुक, और हॉली बुक के पहले आपको द लगाना बच्चे अनिवार्य है, कंपलसरी है। इट इज कंपलसरी टू यूज द बिफोर हॉली बुक्स नेम। ठीक है, ये आपका एक। इसी के साथ हम यहाँ पर अगला रूल देख ले, यहीं पर कि हेवनली बॉडीज होती हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा हेवनली बॉडीज की, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इनके बारे में पढ़ना।
हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का मतलब क्या होता है, आप इनको कह सकते हैं आकाशीय पिंड। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड। कोई भी आकाशीय पिंड जो होता है हमारे कॉस्मोस, हमारे इस ब्रह्मांड का पार्ट होता है, और उस पार्ट के लिए बच्चे हम लगाते हैं द, उनके पहले हम द जरूर लगाते हैं। आपको पता है कि द पार्टिकुलर किसी चीज़ बताने के लिए लगता है, तो ये सब चीज़ें भी क्या है, बहुत पार्टिकुलर ही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें एक छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी चीज़ें हैं, हमारे जीवन में इनका बहुत उपयोग है। जैसे मरकरी, मरकरी हमने लिखा अर्थ, अर्थ, तो हम लिखेंगे द मरकरी, द मरकरी, द अर्थ। इसी तरह द सन, द मून, एक्सेट्रा। ठीक बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आई कि हम हेवनली बॉडीज के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने सन के लिए भी द लगाया, यहाँ मून के लिए, स्टार्स हैं तो उनके लिए हम लगाएंगे। कुछ भी जो हमारी हेवनली बॉडीज के पार्ट होंगे, हेवनली बॉडीज होंगे, उनके लिए हम बच्चे द का यूज करेंगे। अगला नियम आपका जो है बच्चे, ध्यान दीजिएगा बेटा कि हमने आपको कल ही बताया था कि मेरी क्लास में आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, ताकि आप एक एक चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट करके, बहुत सिनॉप्सिस बनाकर भी आप अगर लिखेंगे तो आपको बाद में वो सिर्फ एक नज़र, चूँकि होता क्या है बच्चे, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है एसएससी बैंक, रेलवे में जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाता था वहाँ पर भी देखता था, अक्सर बच्चे सिर्फ यही क्वेश्चन करते हैं, यही सवाल करते हैं कि सर आखिर अचानक में कैसे ये गलतियां हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ें कैसे ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। तो सिर्फ यही होता है बेटा कि आप आर्टिकल को एक छोटा समझते हैं कि तो AND की बात है सिर्फ, तो इसलिए आप क्या होता है वो आपको रिमाइंड नहीं कर पाता, ना वो आपको ना आप उसको कर पाते हैं। तो अगर रिमाइंड नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते, देखते नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों को छोटा समझ लेते हैं और छोटी चीज़ें आपको छोटा बना देती हैं। तो ध्यान रखिए, छोटी चीज़ों को आप बिल्कुल छोटा मत समझिए और खुद को बड़ा बनने से मत रोकिए। अगला जो पार्ट है इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ देखिए अर्थ के पहले हमने द का प्रयोग किया है। एक चीज बतानी थी बेटा यहाँ पर कि कभी भी अगर ऑन द अर्थ लिखा रहता है, ऑन द अर्थ, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा एक फ्रेज कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अर्थ के पहले ऑन लगा हुआ, एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है और ये इसलिए एक फ्रेज बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑन द अर्थ एक फ्रेज होता है। अगला रूल, हम जिस रूल की बात कर रहे थे बच्चे, वो रूल ये है कि अक्सर आप देखते होंगे कोई सेंटेंस होता है जिनमें नाउन होता है, नाउन के बाद रिलेटिव वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा हुई होती है, रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पर मेंशन हुए होते हैं। जैसे इसका रूल क्या है कि द का उपयोग हम करते हैं उन नाउन्स के पहले जहां हु, वेयर, विच, दैट, whom, whose आदि शब्दों का इस्तेमाल हुआ होता है। ठीक है बच्चे, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप नोट कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक एक चीजें आपको समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, ना आपको छोड़ूंगा ना इनमें से किसी को छोड़ूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ध्यान रखिए बच्चे, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल एक लेता हूं कि द बॉय, जैसे मैंने कहा आई नो,
द बॉय हु केम हियर। मैं उस बच्चे को जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां आया। अब आप देखिए हु केम है, जो यहां आया। अब यहां देखिए कि यहां आपका रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रखिएगा बच्चे, ये आपके जितने वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगे हुए नाउन जो होते हैं, उन नाउन के साथ अगर द लगा है, द दी कुछ भी लगा है, तो इस द दी को हम बेटा क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर द बॉय हु केम हियर, तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले बच्चे आप देख रहे हैं कि नाउन लगा है और इस नाउन के पहले द का रहना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर द हमने लगा रखा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये होगा दिस इज द मैसन हु बिल्ट माई होम। आप देख सकते हैं कि दिस इज द मैसन हु बिल्ट माई होम, यही वो मिस्त्री है जिसने मेरा घर बनाया। तो यहाँ पर भी हु क्या है बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैसन क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन के पहले द का लगना कंपलसरी है। तो इस नियम को बच्चे आप लिख लें। तो ध्यान रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के पहले प्रायः हमेशा द का प्रयोग होता है, इसे आप भुलाएंगे नहीं। आशा करता हूं कि आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे। बच्चे अगर मैं फास्ट होऊंगा तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए बिल्कुल करिएगा। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चे कि आज के ज़माने में लोग YouTube पर जो डाइवर्सिटी है ना, YouTube पर जो भीड़ है, उस भीड़ में क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं ढूंढ कर कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो अक्सर आपको एक टॉपिक के हजारों वीडियोस मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, 5 मिनट इस वीडियो को देखते हो, 5 मिनट दूसरे वीडियो को देखते हो। आप सिर्फ, आपकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं अच्छा पाने के चक्कर में कि आप 1 घंटा बर्बाद कर देते हो और 5 मिनट भी किसी वीडियो का कोई कंक्लूड आइटम भी आप क्या करते हो, ग्रेस्प नहीं कर पाते हो। तो इससे अच्छा है बेटा कि आप 1 घंटा इन चीज़ों को ढूंढने में बर्बाद करने से अच्छा है किसी एक वीडियो को ही, मेरे ही वीडियो को आप 1 घंटा लगातार देखें। आपको उसमें जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो परफेक्ट एंड श्योर परफेक्ट मिलेंगी। तो हमारा है अगला रूल ये है बच्चे, अगला रूल जो हमारा ये है कि आप देखे होंगे कि स्टेजेस ऑफ द डे और स्टेज ऑफ द 24 आवर्स, ये 24 आवर्स का जो हमारे पास समय होता है, इस समय को लेकर हम हमेशा जो है कई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रात में आधी रात होता है, मिडनाइट होता है। शाम का समय डॉन, जिसे हम गोधूल समय बोलते हैं। सनसेट समय होता है आपका, सनराइज होता है। इसी तरह आप देखते होंगे मॉर्निंग, इवनिंग और इसी तरह आफ्टरनून होता है। आप बच्चे देखेंगे कि दिन का जो ये समय होता है, दिन रात का समय होता है, इसमें जो है ये कन्फर्म समय होता है। ये एक कन्फर्म समय होता है
इनको हम कन्फर्म समय बोलते हैं, कन्फर्म टाइम। इसके साथ हमेशा हम एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे मॉर्निंग हमने बोला तो मॉर्निंग का मतलब हो गया कि कोई दादाजी आपके या आपकी दादी माँ ये 3:30 के बाद 4 बजे कभी उठ जाती है, कभी 5 बजे, तो इनका सुबह तो तभी शुरू हो जाता है। और कुछ लोग हैं जो हमारी तरह होते हैं, जो रात भर तो जग कर आपके लिए क्लास देते हैं, तैयार किया जाता है क्लास को, और पूरी रात जगने के बाद सुबह जब सोते हैं तो 8 बजे के बाद उठते हैं, तो 8 बजे भी हमारा मॉर्निंग हो जाता है। और कुछ लोग तो हमसे बड़े बड़े महारथी हैं जिनका 11 बजे तक होता है, जब तक 12 न बज जाए, नून न हो जाए, तब तक वो उनके लिए मॉर्निंग ही होता है। तो इसलिए ये कम स्पष्ट है, कम कन्फर्म है, अनकन्फर्म टाइम है। इसलिए यहाँ पर जो कन्फर्म टाइम है ये पार्ट को हम इनके साथ ऐड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनके साथ हम बच्चे इन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ आपका आर्टिकल द भी बीच में चला आता है। तो ध्यान रखिएगा कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून, यहाँ पर हम बात इसकी करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं कि डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। कुत्ते रात को भौंकते हैं बच्चे, तो इसका मतलब यहां पर एट नाइट हमने लगाया है। एट नाइट हमने क्यों लगाया है, यहां आप जरा सा समझेंगे। एट नाइट, ये जो एट नाइट होता है बच्चे, ये कंफर्म समय नहीं होता है। जनरली जो काम जनरली होता है, जनरल के सेंस में जो भी काम होता है उसके लिए हम एट नाइट लिखते हैं। जैसे रात में जनरली जो रेगुलर काम होते हैं उनके लिए हम एट नाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप इन दी नाइट का प्रयोग करते हो, इन दी नाइट, तो इसका मतलब किसी खास पार्टिकुलर नाइट की बात आप करते हो। पार्टिकुलर किसी नाइट की बात आप करते हो तब आप इन द नाइट का इस्तेमाल करते हो, और नहीं तो फिर आप एट नाइट। तो कुत्ते तो आपको पता है कि ये एक आदत होती है कुत्तों की, वो हमेशा रात को भौंकते हैं, तो यहाँ पर हम एट नाइट का इस्तेमाल करेंगे। आगे जनरल और पार्टिकुलर समय में सिर्फ जो अंतर होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एट नाइट या इन द नाइट का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका रूल समाप्त होता है यहाँ पर। अगले रूल की जो हम बात करेंगे वो है बच्चे, आपने सुना होगा अपोस्ट्रोफी। नाउन का पार्ट है अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और उनके साथ द का संबंध कैसा है। द के घर आना जाना अपोस्ट्रोफी का रहता है। कब रहता है, कभी कभी रहता है। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कि द और अपोस्ट्रोफी के बीच में संबंध क्या है। रूल आपका जो नेक्स्ट है बच्चे वो है अपोस्ट्रोफी एस। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। हमने का और की को साथ में नहीं रखा, वरना आप एक साथ पढ़ते तो आपको कोई और मिल जाता, काकी मिल जाती आपको। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस जो है बच्चे, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा किसी नाउन को फॉर्म करते समय हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा राम्स स्कूल, राम का स्कूल, तो आशय स्पष्ट होता है इससे कि राम का स्कूल, ये क्या है, राम का विद्यालय। मतलब कि इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, द स्कूल ऑफ राम। Am I right? Is that clear? Are you getting me? यहां हम देखेंगे बच्चे कि राम्स स्कूल लिखा है,
तो एक चीज ध्यान रखने की बात है, हम आपको यहाँ दो शब्दों से परिचित कराते हैं। एक होता है एनिमेट और दूसरा होता है इनएनिमेट। एनिमेट और इनएनिमेट का मतलब होता है, एनिमेट का मतलब होता है बच्चे लिविंग, सजीव, और इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। जब हमारा नाउन इनएनिमेट होता है, निर्जीव होता है, तो हम इस निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं? द स्कूल ऑफ राम, इस फॉर्म में, क्योंकि हमने जो नाउन बनाया यहाँ पर, ये हुआ राम का स्कूल, राम का जो विद्यालय है ये हमारा नाउन है। और ये विद्यालय जो है राम का, ये सजीव है या फिर निर्जीव है? ये इनएनिमेट वर्ड है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम बच्चे अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जब हमारा सजीवता वहां पर स्पष्ट हो जाएगी तब हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने लिखा कि राम्स फादर, तो यहां बात आती है राम के पिता की, और राम के पिताजी एक सजीव वस्तु हैं, एनिमेट हैं। तो यहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके इसको नाउन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम द स्कूल ऑफ राम इस फॉर्म में कब लिखेंगे? जब इनएनिमेट की बात होगी, और राम्स फादर इस तरह की जब बात होगी तो हम क्या करेंगे? जब एनिमेट की बात होगी तो राम्स फादर लिखेंगे। जैसे, तो इसमें हमारा रूल क्या कहता है? इसमें हमारा रूल जो कहता है वो ये कहता है कि दी का इस्तेमाल हमें कब करना है? दी का इस्तेमाल हमें करना है सेकंड जो नाउन होगा उसके साथ ऑफ फर्स्ट नाउन। जो हमारा फर्स्ट नाउन है ये क्या है? ये हमारा रूल है द का इस्तेमाल हम करेंगे सेकंड नाउन के पहले। यहां आप देखेंगे कि जब, देखिए बच्चे, इस फॉर्म में लिखा हुआ है द और ऑफ के फॉर्म में, इसका मतलब हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? इनएनिमेट की बात कर रहे हैं, इनएनिमेट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि राम्स स्कूल यदि हम लेते हैं तो राम के स्कूल को हम लिख सकते हैं द स्कूल ऑफ राम। और यहां पर आप देखिए कि राम्स स्कूल में दो नाउन लगे हुए हैं। अगर हम अलग अलग करते हैं तो एक पहला हमारा राम हो गया और दूसरा हो गया स्कूल। तो हमें जो है बच्चे ऑफ के फॉर्म में लिखने के लिए सेकंड नाउन के पहले द का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हमारा द हो गया, सेकंड नाउन हमारा आपका स्कूल हो गया और ऑफ राम हो गया। आप यहाँ देखिए द स्कूल ऑफ राम, द स्कूल ऑफ राम। तो सेकंड नाउन के पहले हमने द का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब यहां पर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम यह है, दरअसल बच्चे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। एक गजल में एक पंक्ति है कि सवाल वो नहीं होते जिनका जवाब नहीं होता, सवाल वो होते हैं जिनका जवाब नहीं होता, सवाल वो होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। क्योंकि अगर किसी सवाल का जवाब मिल गया तो फिर वो सवाल रहा ही नहीं। तो हम भी जिस प्रॉब्लम को लेते हैं उसको दरअसल प्रॉब्लम रहने नहीं देते, हम और आप मिलकर उसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे प्रॉब्लम है एक कि टेबल्स legs are elaborately curved. Tables legs are elaborately curved. तो ये सेंटेंस आपको लगता होगा कि ये सही है। एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, The legs of table are elaborately
कर्व्ड। अब आप सोचिए कि ये गलत है तो क्यों? क्योंकि ये गलत है, और ये सही है तो क्यों? क्योंकि ये सही है। यहाँ हम देखेंगे बच्चे कि हमने आपको बताया था कि जब इनएनिमेट की बात करेंगे, जब इनएनिमेट की बात करेंगे हम, हमारा नाउन इनएनिमेट होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा वो है टेबल्स लेग्स। इलेबोरेटली कर्व्ड, टेढ़े हो गए हैं। क्या टेढ़ा हो गया है? जो सब्जेक्ट है यहाँ पर टेबल्स लेग्स, और ये हमारा जो नाउन है बच्चे वो नाउन इनएनिमेट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनएनिमेट है तो हमें इसको अपोस्ट्रोफी के फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, इसलिए ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनएनिमेट नाउन की बात की गई है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चे कि एनिमेट नाउन को फॉर्म करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यदि इनएनिमेट या निर्जीव नाउन हमारे सामने होता है, उसे फॉर्म करना होता है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कदापि नहीं करते।